गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका विनीजा में। अमर में ना जाने ऐसी क्या बात थी, ना चाहते हुए भी उसकी बातों पर मेरा दिमाग विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन दिल उसकी बातों को झुठला भी नहीं पा रहा था। दिल और दिमाग की कश्मकश में उलझा मैं उसकी मदद को तैयार हो गया। कौन था अमर और किस चीज में मेरा दिमाग विश्वास नहीं कर पा रहा था, और जीत दिल की हुई। सभी बातों को जानेंगे बस थोड़ी देर में। दोस्तों, आज की कहानी हमारे दिल की कहानी के ऊपर है। कैसी सारी चीजें विपरीत होने के बावजूद हमारा दिल हमें सही चीजें करने की गवाही देता है और हमें हमारे जज्बातों से मजबूर कर कुछ नेक काम करा जाता है, जिसकी हमें आज तो कीमत समझ नहीं आती, पर सालों बाद हमारे दिल के द्वारा दिए गए निर्णय पर हमें गर्व जरूर महसूस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है एक झूठा विश्वास था। मेरी बेटी की शादी थी और मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेकर शादी के तमाम इंतजाम को देख रहा था। उस दिन सफर से लौटकर मैं घर आया तो पत्नी ने आकर एक लिफाफा मुझे पकड़ा दिया। लिफाफा अनजाना था, लेकिन प्रेषक का नाम देखकर मुझे एक आश्चर्य मिश्रित जिज्ञासा हुई। अमर विश्वास, एक ऐसा नाम जिसे मिले मुझे वर्षों बीत गए थे। मैंने लिफाफा खोला तो उसमें $1,00,000 का चेक और एक चिट्ठी थी। इतनी बड़ी राशि, वह भी मेरे नाम पर। मैंने जल्दी से चिट्ठी खोली और एक सांस में ही सारा पत्र पढ़ डाला। पत्र किसी परी कथा की तरह मुझे अचंभित कर गया और आगे लिखा था, आदरणीय सर, मैं एक छोटी सी भेंट आपको भेज रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि आपके एहसानों का कर्ज मैं कभी उतार पाऊंगा। ये उपहार मेरी अनदेखी बहन के लिए है। घर पर सभी को मेरा प्रणाम। आपका अमर। मेरी आंखों में वर्षों पुराने दिन सहसा किसी चलचित्र की तरह तैर गए। एक दिन मैं अपने शहर में टहलते हुए एक किताबों की दुकान पर अपनी मनपसंद पत्रिकाएं पलट रहा था कि मेरी नजर बाहर पुस्तकों के ढेर के पास खड़े एक लड़के पर पड़ी। वह पुस्तक दुकान में जाने वाले हर व्यक्ति से कुछ अनुनय विनय करता और कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर वापस अपनी जगह जाकर खड़ा हो जाता। मैं काफी देर तक मूक दर्शक की तरह यह देखता रहा। पहली नजर में यह फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों द्वारा की जाने वाली सामान्य सी व्यवस्था लगी। उस लड़के के चेहरे की निराशा सामान्य नहीं थी। वह हर बार नई आशा के साथ अपनी कोशिश करता और फिर वही निराशा। मैं काफी देर तक उसे देखने के बाद अपनी उत्सुकता दबा नहीं पाया और उस लड़के के पास जाकर खड़ा हो गया। वह लड़का कुछ सामान्य सी विज्ञान की पुस्तकें बेच रहा था। मुझे देखकर उसमें फिर उम्मीद का संचार हुआ और बड़ी ऊर्जा के साथ उसने मुझे पुस्तकें दिखानी शुरू की। मैंने उस लड़के को ध्यान से देखा। साफ सुथरा, चेहरे पर आत्मविश्वास, लेकिन पहनावा बहुत ही साधारण। ठंड का मौसम था और वह केवल एक हल्का सा स्वेटर पहने हुए था। पुस्तकें मेरी किसी काम की नहीं थी, फिर भी जैसे किसी सम्मोहन से बंधकर मैंने उससे पूछा, बच्चे, ये सारी पुस्तकें कितने की है? आप कितना दे सकते हैं सर? अरे कुछ तुमने तो सोचा होगा, आप जो दे देंगे। लड़का थोड़ा निराश होकर बोला, तुम्हें कितना चाहिए? उस लड़के को लगा मैं बस टाइम पास कर रहा हूँ। 5,000 रुपए, वह लड़का कुछ कड़वाहट में बोला। इन पुस्तकों का कोई 500 भी दे दे तो बहुत है। मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता था, फिर भी अनायास ही मुंह से निकल गया। अब उस लड़के का चेहरा देखने लायक था, जैसे ढेर सारी निराशा किसी ने उसके चेहरे पर उड़ेल दी हो। मुझे अब अपने कहे पर पछतावा हुआ। मैंने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा और उससे पूछा, देखो बेटे, मुझे तुम पुस्तक बेचने वाले तो नहीं लगते। क्या बात है, साफ साफ बताओ। वह लड़का तब जैसे फूट पड़ा। शायद काफी समय निराशा का उतार चढ़ाव अब उसके बर्दाश्त के बाहर था। सर, मैं 12th कर चुका हूँ। मेरे पिता एक छोटे से रेस्तरां में काम करते हैं। मेरा मेडिकल में चयन हो चुका है। अब उस प्रवेश के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। कुछ तो मेरे पिताजी देने के लिए तैयार हैं,
कुछ का इंतजाम मुझे करना है। लड़के ने एक ही सांस में बड़ी अच्छी अंग्रेजी में कहा। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने मंत्रमुग्ध होकर पूछा। अमर विश्वास। तुम विश्वास हो और दिल छोटा करते हो? कितना पैसा चाहिए? 5,000। अब की बार उसके स्वर में दीनता थी। अगर मैं तुम्हें यह रकम दे दूं तो क्या मुझे वापस कर पाओगे? इन पुस्तकों की कीमत इतनी तो है नहीं। इस बार मैंने थोड़ा हंसकर पूछा। सर, आपने ही तो कहा है कि मैं विश्वास हूँ, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। मैं पिछले 4 दिनों से यहाँ आता हूँ। आप पहले आदमी हैं जिसने इतना पूछा। अगर पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया तो मैं भी आपको किसी होटल में कप प्लेट धोता मिलूंगा। उसके स्वर में दर्द था। उसके स्वर में जाने क्या बात थी जो मेरे जेहन में उसके लिए सहयोग की भावना तैरने लगी। मस्तिष्क उसे एक जालसाज से ज्यादा कुछ मानने को तैयार नहीं था, जबकि दिल में उसकी बातों को स्वीकार करने का स्वर उठने लगा। आखिर दिल जीत गया। मैंने अपने पर्स से 5,000 रुपए निकाले जिनको मैं शेयर बाजार में निवेश की सोच रहा था, उसे पकड़ा दिए। वैसे इतने रुपए तो मेरे लिए भी मायने रखते थे, लेकिन ना जाने किस मोह ने मुझसे वो पैसे निकलवा लिए। देखो बेटे, मैं नहीं जानता कि तुम्हारी बातों में, तुम्हारी इच्छा शक्ति में कितना दम है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए, इसलिए कर रहा हूँ। तुमसे 4-5 साल छोटी मेरी बेटी भी है, मिनी। सोचूंगा उसके लिए ही कोई खिलौना खरीद लिया। मैंने पैसे अमर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अमर हतप्रभ था। शायद उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू तैर आए। उसने मेरे पैर छुए और पूछा, ये पुस्तकें मैं आपकी गाड़ी में रख दूं? कोई जरूरत नहीं, इन्हें तुम अपने पास रखो। यह मेरा कार्ड है, जब भी कोई जरूरत हो तो बताना। वह मूर्ति बनकर खड़ा रहा और मैंने उसका कंधा थपथपाया। कार स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। कार को चलाते हुए वह घटना मेरे दिमाग में घूम रही थी और मैं अपने खेले इस जुए के बारे में सोच रहा था, जिसमें अनिश्चितता ही ज्यादा थी। कोई दूसरा सुनेगा तो मुझे एक भावुक मूर्ख से ज्यादा कुछ नहीं समझेगा। अतः मैंने यह घटना किसी को ना बताने का फैसला किया। दिन गुजरते गए। अमन ने अपने मेडिकल के दाखिले की सूचना मुझे एक पत्र के माध्यम से दी। मुझे अपनी मूर्खता में कुछ मानवता नजर आई। एक अनजान सी शक्ति में, या कहें दिल में बैठे अंदर मानव ने मुझे फिर प्रेरित किया कि मैं 1,000-2,000 रुपए उसके पते पर फिर भेज दूं। भावनाएं जीती और मैंने अपनी मूर्खता फिर दोहराई। दिन हवा होते गए। उसका संक्षिप्त सा पत्र आता जिसमें 4 लाइनें होती, 2 मेरे लिए, एक अपनी पढ़ाई पर और एक मिनी के लिए, जिसे वो अपनी बहन बोलता था। मैं अपनी मूर्खता दोहराता और उसे भूल जाता। मैंने कभी चेष्टा भी नहीं की कि उसके पास जाकर अपने पैसे का उपयोग देखूं। ना ही कभी वह मेरे घर आया। कुछ साल तक यही क्रम चलता रहा। उसका पत्र आया कि वह उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। छात्रवृत्ति के बारे में भी उसने बताया था। 1 लाइन मिनी के लिए लिखना वह अब भी नहीं भूला। मुझे अपनी मूर्खता पर दूसरी बार फक्र हुआ, बिना उस पत्र की सच्चाई जाने। समय मानो पंख लगाकर उड़ता रहा। अमन ने अपने शादी का कार्ड भेजा। वह शायद ऑस्ट्रेलिया में ही बसने के विचार में था। मिनी भी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। एक बड़े परिवार में उसका रिश्ता तय हुआ था। अब मुझे मिनी की शादी लड़के वालों की हैसियत के हिसाब से करनी थी। एक सरकारी उपक्रम का बड़ा अफसर कागजी शेर ही होता है। शादी के प्रबंध के लिए ढेर सारे पैसे का इंतजाम, उधेड़-बुन, और अब वह चेक। मैं वापस अपनी दुनिया में लौटा। मैंने अमर को एक बार फिर याद किया और मिनी की शादी का एक कार्ड अमर को भेज दिया। शादी की गहमा गहमी चल रही थी। मैं और मेरी पत्नी व्यवस्थाओं में व्यस्त थे और मिनी अपनी सहेलियों में। एक बड़ी सी गाड़ी हमारे पोर्च में आकर रुकी। एक शख्स के लिए ड्राइवर ने गाड़ी का गेट खोला। शख्स के साथ उसकी पत्नी, जिसकी गोद में एक बच्चा था, भी गाड़ी से बाहर निकले। मैं अपने दरवाजे पर जाकर खड़ा हुआ तो लगा कि इस व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है। उसने आकर मेरी पत्नी और मेरे पैर छुए।
सर, मैं अमर। वह बड़ी श्रद्धा से बोला। मेरी पत्नी अचंभित सी खड़ी थी। मैंने बड़े गर्व से उसे सीने से लगा लिया। उसका बेटा मेरी पत्नी की गोद में घर सा अनुभव कर रहा था। मिनी अब भी संशय में थी। अमर अपने साथ ढेर सारे उपहार लाया था। मिनी को उसने बड़ी आत्मीयता से गले लगाया। मिनी बड़ा भाई पाकर बड़ी खुश थी। अमर शादी में एक बड़े भाई की रस्म हर तरह से निभाने में लगा रहा। उसने ना तो कोई बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर डाली और ना ही मेरे चाहते हुए मुझे एक भी पैसा खर्च करने दिया। उसके भारत प्रवास के दिन जैसे पंख लगाकर उड़ गए। इस बार अमर जब ऑस्ट्रेलिया वापस लौटा तो हवाई अड्डे पर उसको विदा करते हुए ना केवल मेरी बल्कि मेरी पत्नी मिनी सभी की आंखें नम थी। हवाई जहाज ऊंचा और ऊंचा आकाश को छूने चल दिया और उसी के साथ साथ मेरा विश्वास भी आसमान छू रहा था। किसी ने कितनी बेहतरीन बात कही है, उम्मीदें तैरती रहती हैं, कश्तियां डूब जाती हैं। कुछ घर सलामत रहते हैं, आंधियां जब भी आती हैं। बचा ले जो हर तूफान से, उसे आस कहते हैं। बड़ा मजबूत है ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी आज की कहानी बतलाती है दिमाग कितना भी गुड़ा भाग कैलकुलेशन कर ले पर दिल हमेशा सही चीजें करने ही बोलता है। ये ऊपर वाले के द्वारा दिया गया ऐसा वरदान है जिसे हम अधिकतर नजरअंदाज कर देते हैं और हमारे द्वारा किया गया छोटा सा मदद, छोटी सी सहायता पता नहीं सामने वाले की जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन ले आए। इसलिए जब भी मौका मिले आप जितना और जिस रूप में मदद कर सकते हैं निस्वार्थ भावना के साथ जरूर मदद करें। क्या पता सामने वाली की परिस्थिति में उस वक्त आप उसके लिए भगवान का रूप लेके आए हों। इसलिए हमेशा लोगों की सहायता कीजिए। और हमारी अगली कहानी पैसे के मूल्य की सच्ची कहानी है कि कैसे एक अथाह दौलतमंद इंसान को जिंदगी के अपरिहार्य परिस्थिति की वजह से एक बेकरी के स्टोर रूम में बोरियों के ऊपर सोना पड़ा। वह 2 बार जेल जाने के बावजूद उस इंसान ने वापस अपने अमीरी की मिसाल कायम की। अगर आपके पास भी अपेक्षित धनराशि अभी नहीं है और आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो ऐसे शख्सियत की सच्ची कहानी सुनना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जैसे ही हम ये सच्ची कहानी अपलोड करें आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाए। और आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आज की कहानी के लिए लाइक जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इस स्टोरी को शेयर कीजिए ताकि लोगों के अंदर में ये भावना आए कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करें। और हमारी आज की कहानी को सुनने के लिए दिल से धन्यवाद विनीजा परिवार की ओर से।